हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 यानी कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में लेखक ने उनकी अपनी दादी के साथ घनिष्ठ संबंधों का वर्णन किया है, इसलिए उन्होंने इस पाठ का नाम दादी माँ रखा है। बच्चों, आप सबकी दादी होंगी घर में, आप भी उनसे बहुत प्रेम करते होंगे, शायद लेखक से भी ज़्यादा प्रेम करते होंगे और आपकी दादी भी आपसे उतना ही प्रेम करती होंगी। तो आओ अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले लेखक अपना जिक्र कर रहे हैं और लेखक बता रहे हैं कि मैं 22-23 साल का हो चुका हूँ और मुझे अपनी दादी की याद आ रही है। ये जो कहानी है ये बेटा लेखक अपनी दादी की याद में लिख रहे हैं कि दादी के साथ बचपन में वो क्या क्या करते थे, दादी उनका कितना ध्यान रखती थी। और दादी के जाने के बाद की ये कहानी शुरुआत में दादी के जाने के बाद की है। लेखक सोच रहे हैं, देखो, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराय मीन्स हमेशा अक्सर अनमना सा हो जाता है, दुखी हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र यानी कि लेखक का भला चाहने वाले दोस्त मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक के दोस्त जो हैं वो लेखक को सामने तो बड़ा प्यारी प्यारी बातें करते हैं और पीछे से उनको चिढ़ाते हैं, क्योंकि छुट्टियों में लेखक अपने घर जाया करते थे और अपनी दादी से मिलते थे। अब उनकी दादी नहीं रही तो इसलिए वो उनको चिढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा है, अब कभी न उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने, बरबस होता बेटा अपने आप ही, स्वतः ही, बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद की शीत किरणें, शीत होती बेटा ठंडी, साफ उज्जवल सी, ठंडी सी, समान स्वच्छ होता है साफ, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसी की धुंधली छाया अर्थात लेखक की दादी माँ की। लेखक को अपनी दादी माँ की याद आती है। ठीक है, आगे चलो। अब मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार होता बेटा अश्विन का महीना, और अश्विन का महीना कब होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है बेटा, मेरे गांव के चारों ओर। और उस समय में बारिश जो है मतलब बारिश का मौसम होता है, बारिश आके थोड़ी रुक चुकी होती है और पानी कहीं कहीं खड़ा होता है। चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर, दूर के सिवान से यानी कि दूर के खेतों से पानी के साथ बहकर आए हुए मोथा, साई और अधगली घासें। ये मोथा साई जो होती बेटा ये जंगली घासें यानी कि अपने आप उगती हैं, इनको उगाया नहीं जाता है। घेउर और बनप्याज ये भी वैसी ही घास है की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, अनेक प्रकार की जो बरसात के मौसम में जो घासें उगती हैं उनके बीज भी आ जाते हैं साथ में। सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में, और सूरज की गर्मी के कारण बहुत गर्म हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ रही हैं। विचित्र गंध मीन्स अलग तरह की बदबू सी उनमें से आ रही है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है, जो मार्ग में जो पानी होता था वो भी सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। लेखक बताते हैं कि गांव के जो लड़के हैं उस गंदे पानी में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक बताते हैं कि भाई सभी मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन नहीं मिले। आषाढ़ होता बेटा जून जुलाई के आसपास का महीना, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा नहीं मिले, और अगहन होता है मार्गशीर्ष यानी कि जो नवंबर और अक्टूबर में आता है।
चिवड़ा और गुड़ न मिले कोई दुख नहीं। चैत्र के दिनों में, चैत्र होता बेटा अप्रैल के आसपास, फागुन के बाद चैत आता है, दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अर्थात लेखक बताते हैं कि ये सब चीज़ें अगर न मिले तो कोई दुख नहीं है। लेकिन पर कवार के दिनों में, कवार होता बेटा अश्विन का महीना, वही बारिश का जो होता है, दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये वो कहते हैं कि ये चीज़ें न मिले तो कोई दुख नहीं होता, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा दुख मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं भीतर ही भीतर दुखी हो रहा था। 1-2 दिन ही तो नहा पाया था। वो लेखक कहते हैं कि मैं 1-2 दिन ही तो उस पानी में कूद पाया था, नहा धोकर बीमार हो गया। 2 दिन नहाए थे, उसके बाद लेखक बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक बताते हैं कि मुझे हल्की जो बीमारी है वो बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर होता बेटा बुखार, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू पानी और साबू की खीर या खिचड़ी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेखक बताते हैं कि इस बार ऐसी बीमारी नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा, यानी बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक बताते हैं कि मेरे को इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने कई सारी रजाइयाँ ओढ़ डाली और रात को 12 बजे जाकर मेरा बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। यानी कि दादी माँ कहीं बाहर गई थी और भीग गई थी तो वो आके नहाई हैं। उनके गीले बाल हैं, देखो, पतले दुबले सने शरीर, सने मीन्स प्रेम से भरे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारी भीन धोती। और कहते हैं कि सफ़ेद जो धोती थी उन पर कोई डिजाइन नहीं था, कोई किनारी नहीं थी। सन से सफ़ेद बालों, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद चांदी जैसे बाल थे दादी माँ के। सद टपके हुए जल की शीतलता और धीरे धीरे टपके हुए जल की जो ठंडक थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। लेखक का सर को छुआ, पेट को छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दादी माँ ने इतना उनका ध्यान किया और उनको कुछ गोली दी खाने की, मिट्टी की, जो भी कुछ वो लेके आई थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी वो उनके ऊपर पंखा करती थी ताकि उनको गर्मी ना लगे, कभी कपड़े रख के पट्टियाँ रखती ठंडे पानी की, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती और कई बार लेखक को स्पर्श करके ये अनुमान लगाती बुखार उतरा के नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, यानी कि शुद्धता का इतना ध्यान रखती थी दादी। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया। यानी कि इतनी ज़्यादा हाइजीनिक थी वो दादी। जैसे अब हम लॉकडाउन में कोरोना से बचने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बार बार आके हैंड वॉश करते हैं, ऐसे ही दादी उस समय में भी इतना ध्यान रखती थी कि बाहर से कोई भी आएगा तो बिल्कुल अच्छे से अपने आप को साफ करके अंदर आएगा। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ ऐसी थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक बताते हैं कि उनके गांव का नाम गवई था और उनको बहुत सारी दवाइयों के नाम पता थे दादी माँ को। गांव में कोई बीमार होता तो उनके पास पहुँचती, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, यानी कि भूत प्रेत का साया तो नहीं है बच्चे पर, मलेरिया तो नहीं है, सरसाम होता बेटा एक प्रकार का बुखार जो कपकपी के साथ चढ़ता है, बहुत कपकपी यानी कि ठंड लगती है, उसे सरसाम कहते हैं। निमोनिया भी होता है बेटा, एक प्रकार का बुखार ही होता है और इसमें श्वास की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी और सबको बताती कि इस बच्चे को ये बीमारी है, उनको इतना ज्ञान था। महामारी और विषुचुका, महामारी जैसे बेटा अब ये फैली हुई हमारी
कोरोना एपिडेमिक जिसको कहते हैं, विषुचिका होती बेटा संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उसे विषुचिका कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उसे विषुचिका कहते हैं। विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, कुगल की धूप, मतलब सुबह सुबह इतनी शुद्धता वो करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। वो इतना ध्यान रखती थी हर चीज़ का, साफ चादर, प्रतिदिन चादर साफ बदली जाए, ओढ़ने की चीज़ें हैं वो भी बदली जाएं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब देखो लेखक अब बता रहा है कि भी बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब दादी माँ नहीं है। नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अर्थात कि भाई जो अपनापन, डॉक्टर भी पराया होता है और जो नौकर भी पराये होते हैं बेटा, उनमें इतना अपनापन नहीं होता जितना दादी माँ की सेवा में था। दादी माँ उनसे इतना प्रेम करती थी लेखक से। अब आगे देखो बेटा, किशन भैया की शादी। अब जो लेखक हैं उनके बड़े भैया हैं किशन, उनकी शादी के टाइम की बात बता रहे हैं कि दादी माँ बहुत उत्साहित हुई थी। आनंद का क्या कहना, दिन भर बहुत खुश रहती थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन होता है बेटा, यानी कि शादी ब्याह का समय था, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, ऐसे दादी माँ कहती थी। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, सभी लोग जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात उनकी हर काम में उपस्थिति अति महत्वपूर्ण थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। जब लेखक घर लौटे तब क्या देखते हैं, बाहरी निकसार होता बेटा निकलने का मार्ग, जहाँ से जाया जाता है, यानी कि गेट, द्वार। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दो, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। जो दादी माँ है लेखक की, वो रामी की चाची पर बिगड़ रही हैं, जिनका नाम धन्नो है। गुस्सा कर रही हैं वो कि मैं तो अपने पैसे, उन्होंने कभी उनको कर्ज दिया था, पैसे दिए थे, और वो कह रही हैं कि मैं अपने पैसे सूद समेत वापस लूँगी। ठीक है, अब देखो आगे, ये देखो बेटा, अब देखो धन्नो बोलती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब वो अनुनय विनय करती हैं धन्नो, या वो जो रामी की चाची, कि अगर आप दया नहीं करेंगी मालकिन तो उसका निस्तार होता है बेटा उद्धार, यानी कि उसका विवाह कैसे होगा। अब देखो, हट हट, दादी माँ कहती है हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी। अब लेखक कहते हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारी गरीब हैं, दे देंगी कभी, ये लेखक ने कहा। चला है समझाने। अब दादी ने बड़े गुस्से से अपने पोते को कहा कि चल बड़ा समझाने आया है मुझे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया।
कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब देखो, आपने देखा होगा कि पहले तो दादी चाची को इतना गुस्सा कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या किया दादी ने कि वो उसको इतना अच्छा आशीर्वाद दे रही हैं। लेखक देखकर हैरान रह गए। मैंने पूछा, लेखक ने रामी की चाची से पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उसने मतलब दुखी भरे मन से, बड़े ऐसे दुख से आंखों में पानी आते हुए कहा, उऋण हो गई बेटा। उऋण हो गई मीन्स मेरा ऋण उतर गया, सारा मेरा कर्ज उतर गया है। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। अब वो कहती हैं, बेटा तेरी दादी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे सारे कर्ज से मुक्त कर दिया है, और तुम्हारी दादी का भगवान भला करे। कल ही आई थी। अब कहती हैं कि तुम्हारी दादी कल आई थी, पीछे का भी सभी रुपया छोड़ दिया, और दादी ने सारा पीछे का रुपया जो है वो भी छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता हैं बेटा, देवता। ऐसे धन्नो यानी कि रामी की चाची कहती हैं उनकी दादी के बारे में। उनकी दादी ने उनका सारा पैसा माफ़ कर दिया और 10 रुपये और अतिरिक्त दिए शादी के लिए। इतनी अच्छी थी उनकी दादी। यहाँ पर उनकी दादी की परोपकार की भावना छलकती है बेटा। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब लेखक ने पूछा कि उस दिन तो बहुत डांट रही थी दादी माँ। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, ये चाची ने कहा। रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक अब आगे बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और सभी पार्ट औरतें ही, यानी कि सभी जो अभिनय होता है वो औरतें ही करती हैं। शादी विवाह का जो माहौल होता है बेटा, उस घर में तो ऐसे ही होता है। मैं बीमार होने के कारण, लेखक बताते हैं कि मैं बीमार था तो मैं बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने कहा कि ये लड़के यहाँ क्यों सो रहे हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने उनकी तरफदारी करते हुए उनका फेवर किया और कहा कि लड़कों पर क्या बिगड़ना, ये तो बच्चे हैं, ये तो भगवान का रूप हैं। आगे देखो बेटा, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन सुनकर। बच्चे थे, हंस रहे थे। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल कर बाहर कर दिया जाऊंगा। लेखक ऐसा सोच रही थी, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। तो भाभी थी घर में, उन्होंने ऐसी बात कही जिससे लेखक का भंडाफोड़ हो गया, यानी कि पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब कोई होगा बेटा आस पड़ोस में देबू, उनकी माँ ने उनकी चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। मतलब मजाक कर रही हैं, वो व्यंग्य कर रही हैं कि इतना छोटा बच्चा है जो चारपाई पे सोता है, उसको दूध पिलाया जाता है, लेकिन वो तो बड़ा बच्चा है। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, गुस्से में बोली। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। मतलब देखो बेटा, जब हमें कोई डांटता है, जहाँ पर हमें ये लगता है कि ये हमें बचाएगा, हम वहाँ पर सुरक्षित हैं, वहाँ हम भाग के जाते हैं, तो बच्चे भी, वो जो है लेखक अपनी दादी माँ के पास भागा जाता है बचने के लिए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र होता है बेटा, बवंडर, तूफान जीवन के, यानी कि सभी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, सुख के दुख के। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ को बहुत अनुभव था जीवन का।
उनको सुख का, दुख का, सभी तरह का अनुभव था। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, अर्थात संसार उन्हें छलावा, धोखे की टट्टी मीन्स छलावे के समान मालूम होता था, धोखा देने वाले लोगों का मालूम होता था। दादी ने उन्हें स्वयं को जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने, अब देखो वो बताती हैं कि जो लेखक के दादा हैं वो उनको हमेशा ये कहते थे कि पहले तुम जाओगी, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी। अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी माँ ऐसे बताती है, दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, यानी कि जो दुश्मनों की संख्या है वो बढ़ गई। जैसे कुकुरमुत्ते का, कुकुरमुत्ता होता है बेटा खुम्बी, जो रेनी सीजन में जो उगती है ना, मशरूम जिसको कहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब जो लेखक के जो पिता हैं उनको बहला फुसला कर उनको और भी उनको कर्जवान बना दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब दादाजी की मृत्यु के बाद दादाजी के श्राद्ध पर लोगों के कहने पर उनके पिता ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च कर दी, और जो घर की थी नहीं कर्ज लेके खर्च की, तो वो और कर्जवान हो गए। अब आगे देखो बेटा, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था। माघ में बेटा जनवरी का जो महीना होता है बहुत ठंड होती है, आपको पता ही है। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ होती है बेटा पश्चिमी हवा, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, और जो ठंडी थी वो हड्डियां तक ठंडी कर देती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। उनके स्नेह से भरी आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब दादी माँ ने जब आंखें खोली, लेखक ने कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने ऐसे कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। यहाँ तक आपको बेटा समझ आ गया होगा। आगे देखो अब, क्या है पूछ, दादी माँ ने ऐसा कहा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? दादी माँ ने ऐसे करते हुए बोला। चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने कहा, दादी माँ धोती तो बदल लो, आपकी धोती गीली है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गई। अर्थात उनके घर में बेटा जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनके पिता ने बहुत कर्ज ले लिया था और वो पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। अब देखो वो दादी माँ हैं जो, वो उनको कितना सहायता करती हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बेटा, वो बुरे समय के लिए कुछ न कुछ जोड़ कर रखते हैं। तो दादी माँ सोने के कंगन लेके आती हैं और वो कहती हैं, ये ले। रोते उनका गला दुखी होते हुए, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। अर्थात यहाँ से हमें संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है, सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने इतना खर्च करना चाहिए कि कर्ज भी ना हो बेटा, है ना। हमें अपनी औकात से ज़्यादा खर्च पैसे नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। हमें सोच समझ कर खर्चे करने चाहिए ताकि हमारा इतना बुरा वक्त आए ही ना। अब देखो, सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी कि शापित देवी, इतनी पाक पवित्र कि भाई जो जैसे हमारे घर में वो मतलब किसी
विडंबना के कारण हमारे घर को चलाए आ रही हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब जो पहला जो पद्य था, हमने देखा था, गद्य था कि उसमें वो धुंधली छाया सी प्रतीत हो रही है, यानी कि लेखक को ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर, यानी कि किसी बुरी बात का संदेशा दे रहा है, मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। लेखक के पास जब शुरुआत में दिखाया था, तब भी उनके पास जब वो खड़े थे, जब उनके मित्र कह रहे थे छुट्टियों के बारे में, तब उनके हाथ में वो पत्र था और उस पत्र में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? आपने देखा बेटा कि लेखक अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत स्नेह करते हैं, और सबकी दादी माँ इतनी ही अच्छी होती हैं बेटा। तो इस पाठ से हमें एक तो संदेश ये मिलता है बेटा, एक सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा अपने भूत, भविष्य या वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, है ना। और हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसा कि दादी माँ अपने पोते को कितना ध्यान रखती थी और वो करती थी, प्रेम करती थी। और सभी की दादी जो होती हैं बेटा, वो इतना ही सभी बच्चों से प्रेम करती हैं। इसलिए हमेशा अपने बड़ों से ब्लेसिंग लेते रहो। ठीक है बेटा, आपको ये आज का होमवर्क है आपका, ये आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है। मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जिसके पास बुक है बेटा वो बुक से पढ़े, अदरवाइज़ इस वीडियो से आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो 3 प्रश्न हैं, ये देखो बेटा, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। यू विल राइट इन रफ नोटबुक। आप इसको रफ में लिखोगे और उसके बाद मैं आपको सही आंसर दूंगी लिख के, उससे आपको मिलाने हैं और फिर आपको वो फेयर में मेरे भेजे हुए प्रश्न उत्तर करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।